अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम डीसी मोटर्स की तीन टाइप्स डिस्कस करेंगे, सीरीज, शंट और कंपाउंड। और इसके अंदर जो है ना, इसकी सारी चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीसी सीरीज मोटर देखते हैं, इसकी पावर और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और एप्लीकेशन चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डीसी सीरीज मोटर की बेसिक चीजें देखते हैं। देखिए, डीसी सीरीज मोटर में हमारे पास एक आर्मेचर होता है और एक वाइंडिंग होती है, दोनों आपस में सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए तो उसको डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। जैसे ये देखें, दिखाई गई है, ये फील्ड की वाइंडिंग है और आर्मेचर की वाइंडिंग है, दोनों आपस में क्या है, सीरीज में लगी हुई है। जो आप लोड से, जो आप यहां से सप्लाई दे रहे हैं, वो सप्लाई सारी सीरीज वाइंडिंग के अंदर आ रही है, वो सप्लाई आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर आ रही है। तो लोड की करंट, सीरीज वाइंडिंग की करंट और आर्मेचर की करंट सेम होती है। ठीक है, जो यहां से आपकी करंट सीरीज सर्किट है ना, जहां से जो आपने करंट सप्लाई दी वही करंट सीरीज वाइंडिंग के अंदर आई, वही करंट आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर आई। तो जो लोड करंट है वो सीरीज वाइंडिंग के करंट के बराबर है और वही करंट क्या है, आर्मेचर की करंट के बराबर है। यानी कि तीनों करंट सेम है। ठीक है, अब अगर वोल्टेज की बात करें तो टोटल जो आप सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहे हैं। ठीक है, इसकी बैक ईएमएफ में जाया हो रहे हैं, कुछ इसके रेजिस्टेंस में जाया हो रहे हैं, सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में, और कुछ आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जाया हो रहे हैं। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या होंगे, बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर के रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि V इज इक्वल टू I A इंटू R, और प्लस सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के ड्रॉप I इंटू R SE। अगर I दोनों में से कॉमन ले लें तो R प्लस SE आ जाता है। ठीक है, जो टोटल वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ प्लस करंट के साथ आर्मेचर की रेजिस्टेंस और साथ में सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमने क्या कर लिया, इसमें से करंट कॉमन ले ली। ठीक है, अगर आप इसको I इंटू RA प्लस I इंटू SC लिखें तो भी सही है, एक ही मतलब है। सही है, इस तरह वोल्टेज और करंट इसमें सेम होती है सीरीज में, और वोल्टेज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहते हैं। कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहे होते हैं, कुछ आर्मेचर के रेजिस्टेंस में जाया हो रहते हैं, कुछ सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में जाया हो रहते हैं। पावर इक्वेशंस देखते हैं और टॉर्क और स्पीड की इक्वेशन देखते हैं डीसी सीरीज मोटर के केस में। देखें, डीसी सीरीज मोटर में V इज इक्वल टू E प्लस I RA प्लस ISC होता है। यहाँ पे देखें, आपने जो सप्लाई दी हुई है वोल्टेज, वो कुछ बैक ईएमएफ में जाया हो रहते हैं, ये E लिख दिया। ठीक है, कुछ इसकी रेजिस्टेंस, आर्मेचर की रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहते हैं, वो I इंटू RA लिख दिया। कुछ सीरीज वाइंडिंग की रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहते हैं, वो I इंटू RSE लिख दिया। I दोनों में कॉमन ले ली। ठीक है, अगर पावर की बात करें तो दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो P इज इक्वल, यहाँ पे करंट से मल्टीप्लाई करेंगे VI आ जाएगा, E इंटू I आ जाएगा, यहाँ I पहले ही है तो I स्क्वायर R आ जाएगा। ठीक है, ये इनपुट पावर है, VI इनपुट पावर है, E इंटू I ये मैकेनिकल पावर डेवलप है। इसी तरह I स्क्वायर R जो है, I स्क्वायर RA बात करें तो आर्मेचर के अंदर के लॉसेस हैं, I स्क्वायर RSE बात करें तो सीरीज वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से उसमें जो ड्रॉप हो रहे हैं वो है। ठीक है, और ये क्या चीज है, E इंटू IA ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है, PM इज इक्वल टू E इंटू IA। ठीक है, मैकेनिकल जो पावर डेवलप हो रही है सीरीज मोटर के अंदर। तो स्पीड की इक्वेशन चेक करते हैं। देखें, बैक ईएमएफ होती है EB इज इक्वल टू NP⁵Z डिवाइडेड बाय 60 इंटू A। ठीक है, अब देखें, एक स्पेसिफिक मोटर में नंबर ऑफ पाथ्स कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, Z यानी कि ना नंबर ऑफ पाथ A कांस्टेंट होते हैं, इस केस में Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, P नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट होते हैं। जो चेंज हो रही होती है वो फ्लक्स चेंज हो रहा होता है और स्पीड चेंज हो रही होती है। ठीक है, अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में लिखें तो EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi इंटू N, क्योंकि A भी कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है और Z भी कांस्टेंट है एक स्पेसिफिक मोटर के लिए। यहां से N की वैल्यू निकालें तो phi उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB बाय phi। ठीक है, EB की वैल्यू लिखें, EB इज इक्वल टू V माइनस IAR है।
और फ्लक्स फाई जो है फ्लक्स वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, फील्ड की करंट की। ठीक है, फ्लक्स जो है वो फील्ड की करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय आई एफ। ये इसकी क्या बन गई, स्पीड की इक्वेशन बन गई। अब टार्क की इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू 0.159 PG ओवर A, ठीक है, इंटू फाई डॉट आई ए। पोल्स कांस्टेंट होते हैं, जी कांस्टेंट होते हैं, और A जो है पाथ्स वो भी कांस्टेंट होते हैं। अब टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई ए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूफ कर भी चुके हैं, ये वाला ना, ठीक है, तो इसको आप दोबारा हम इसको अभी नहीं कर रहे। अब आर में फ्लक्स जो है, फ्लक्स वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड के करंट के, तो फ्लक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, आई एफ लिख दिया। आर्मेचर करंट पहले थी, अब फील्ड करंट भी आ गई। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए डॉट आई एफ, यानी कि आर्मेचर करंट और फील्ड की करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टार्क। ठीक है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई डॉट आई ए, और फाई किसके इक्वल है, फील्ड के करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो यहां हमने फील्ड के करंट ही लिख दी। सीरीज के केस में सीरीज वाइंडिंग मोटर की फील्ड होगी, और शंट के केस में शंट वाइंडिंग वाली मोटर की फील्ड होगी। डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड लोड और टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। टार्क लोड या टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं डीसी सीरीज मोटर के, ना। देखिए, टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए, और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फील्ड के करंट के। तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए डॉट आई एफ। ठीक है, देखिए सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर में जो लोड से करंट आ रही है वही करंट जा रही है फील्ड के अंदर, और वही करंट जा रही है आर्मेचर के अंदर। ठीक है, तो आर्मेचर की करंट और फील्ड की करंट बराबर होती है, तो यहां फील्ड की जगह भी हमने आई ए लिख दिया। तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब टार्क जो है वो करंट के स्क्वायर के लिहाज से चेंज होता है डीसी सीरीज मोटर के केस में। वो इसलिए चेंज होता है कि फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट सेम होती है, और फील्ड की करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स की। ठीक है, टार्क स्पीड और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब देखिए स्पीड लोड के लिहाज से कैसे चेंज हो रही होती है। अब देखिए स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय फाई। अब ये फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड की करंट के, तो यहां पे लिख दिया आई एफ। ठीक है, अब देखें मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट सेम होती है, क्योंकि जो करंट सप्लाई दे रहे होते हैं वही आर्मेचर में से गुजर होती है, वही फील्ड में से गुजर होती है। तो हमने इसका फार्मूला लिख दिया v माइनस आई ए आर ए, और इसमें सीरीज वाइंडिंग की सीरीज भी वाइंडिंग होती है, तो आई एस आर एस एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन आ गई, क्योंकि आर्मेचर करंट के सीरीज में एक सीरीज वाइंडिंग भी लगी होती है। ठीक है, अब बैक ईएमएफ किसके इक्वल बनेगी, ई वी माइनस आई ए आर ए इंटू आई एस आर एस। अब देखें जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो सिस्टम क्या करेगा, मोटर क्या करेगी, आर्मेचर करंट लेगी। जब करंट लेगी तो करंट जितनी ज्यादा लेगी उस लिहाज से स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये नेगेटिव साइन में है, v माइनस आई ए के साथ डिक्रीजिंग टर्म है ये वाली। ठीक है, इसी तरह ये क्या चीज है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, डिवाइड में आ रहा है। तो जितनी जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ने के साथ, जैसे मोटर सप्लाई से करंट ज्यादा लेगी, जैसी लोड आप बढ़ाएंगे तो मोटर क्या करेगी, करंट ज्यादा लेगी पीछे से। जब करंट ज्यादा लेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट लेगी वो आर्मेचर की करंट की इनवर्स प्रोपोर्शनल है स्पीड इसकी। ठीक है, तो ये वाली कर्व दिखाई गई, एक कांस्टेंट आइडेंटिकल स्पीड लाइन ये दिखाई गई है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है उसके लिहाज से जब आर्मेचर करंट ज्यादा लेता है तो स्पीड इसकी डाउन हो जाती है। स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखें एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आई। जो स्पीड है वो क्या चीज है, आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। स्पीड आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और आर्मेचर करंट जो है वो आर्मेचर करंट का स्क्वायर जो है वो टार्क के प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
तो अगर आर्मेचर करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? टॉर्क के स्क्वायर रूट के। सही है ना? देखिए ना, स्पीड जो है आर्मेचर करंट, ये इक्वेशन देखें, और स्पीड जो है, स्पीड आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है क्योंकि उसके अपोजिट साइड में जा रही है, नेगेटिव टर्म है, या अगर आप यहां पे देखें तो डिवाइड हो रही है इसमें। ठीक है, तो स्पीड जब आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल है और टॉर्क प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे तो आर्मेचर करंट प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क के स्क्वायर रूट की। तो आर्मेचर के करंट की जगह टॉर्क का स्क्वायर रूट डाल दिया। ठीक है, तो यहां से मैं सॉल्यूशन निकलेगा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क, यानी कि टॉर्क के स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है जो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड होती है। ठीक है, टॉर्क के स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टॉर्क, टॉर्क के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल किस तरह की जाती है? आप क्या करते हैं? फील्ड कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरह आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में देखिए आप आर्मेचर करंट को जब वेरी कर रहे होते हैं, जैसे आर्मेचर करंट को वेरी करते हैं उस लिहाज से स्पीड चेंज होती है। जब इसी तरह आर्मेचर करंट को वेरी करने से फ्लक्स को वेरी करते हैं तो टॉर्क भी चेंज होता है। देखिए इसमें से कितनी चीजें हैं स्पीड में से, V, IA और फ्लक्स है ना। N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA RA डिवाइडेड बाय phi। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना, आप क्या करें? वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड आ गया। IA आप क्या कर सकते हैं? करंट कंट्रोल मेथड, यानी कि आर्मेचर की करंट कंट्रोल कर सकते हैं। और phi क्या हो जाएगा? फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, इन तीन मेथड से आर्मेचर मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। अगर आपके जहन में यही फॉर्मूला ले, N इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल V माइनस IA RA डिवाइडेड बाय phi, तो यहीं से आप बता सकते हैं वोल्टेज, आर्मेचर करंट और फ्लक्स, इन तीनों में से कोई एक चीज कंट्रोल करें तो मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, अब ये देखें फील्ड के लिए रियोस्टेट लगाया हुआ है, फील्ड के करंट को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह यहां आर्मेचर की करंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पे रियोस्टेट लगाया। सही है। डीसी सीरीज मोटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ट्रेन में इस्तेमाल होती है, लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल होती है, लिफ्टिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है, ट्रॉली और बसेस में इस्तेमाल होती है। जहां पे रैपिड सिस्टम हो उधर इस्तेमाल की जाती है। ठीक, कन्वेयर्स में भी इस्तेमाल की जाती है। आप में से जिन्होंने करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी कर लें। आगे चलते हैं, डीसी शंट मोटर देखते हैं। अच्छा, डीसी शंट मोटर के केस में हम इसकी बेसिक्स चेक करेंगे, पावर की इक्वेशन, टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन देखेंगे। कुछ बेसिक चीजें देखते हैं डीसी शंट मोटर की। देखिए शंट मोटर जैसे नाम से जाहिर है शंट है ना, इसमें वाइंडिंग जो इसकी वाइंडिंग होती है, फील्ड की वाइंडिंग और आर्मेचर आपस में क्या लगे होते हैं? शंट में लगे होते हैं। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल में लगे होते हैं। जब दोनों आपस में पैरेलल में लगे होते हैं तो जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो क्या, वो आर्मेचर के अंदर भी वही जा रही होती है और फील्ड की वाइंडिंग के अंदर भी वही जा रही होती है। लेकिन करंट क्या होता है? यहां से इस जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ करंट इधर चली जाती है, कुछ करंट इधर चली जाती है। सही है ना। अब अगर करंट की बात करें तो देखें जो आपने टोटल सप्लाई दी है, जो लोड करंट है वो किसके इक्वल होगी? लोड करंट का कुछ हिस्सा आर्मेचर में जा रहा है, कुछ हिस्सा शंट में जा रहा है। तो अगर आर्मेचर करंट और शंट की करंट को आपस में ऐड करें तो क्या बनेगी? लोड की करंट बनेगी। सही है ना। आर्मेचर करंट, लोड करंट, टोटल कर आर्मेचर करंट और शंट की करंट को आपस में ऐड कर दिया तो टोटल क्या बन गई? आपकी जो इनपुट से सप्लाई आ रही है वो वाली करंट। सही है। अगर वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल टू E प्लस IR या V इज इक्वल टू ISH इंटू RSH। ये कैसे होता है? ये देखें, टोटल सप्लाई आपने दी हुई है, टोटल सप्लाई में से यहां से जो करंट जा रही है या शंट फीड की जो करंट है इससे आप वोल्टेज फाइंड करें
तो I इंटू आर आ जाएगा, आई एस एच इंटू आर एस एच। तो वोल्टेज किसके इक्वल, V इज इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच। एस एच क्यों लिखा हो, शंट फील्ड के लिए। अब अगर यहां की इस जगह की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, एक बैक ईएमएफ भी होती है आर्मेचर के केस में, वो भी कुछ वोल्टेज ले रही होती है, और दूसरी आर्मेचर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहां से V इज इक्वल टू ई बी, बैक ईएमएफ में जो जाया हो रही है वो, प्लस आई ए आर ए जो आर्मेचर की करंट की रेजिस्टेंस का ड्रॉप है, वो दोनों आपस में ऐड करें तो वो किसके इक्वल बनेंगे, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो। ठीक है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। जो वोल्टेज यहां पे है इस जगह के ऊपर है, वही वोल्टेज यहां पे इस जगह के ऊपर। ठीक है, I इज इक्वल टू आई ए प्लस आई एस एच। इसी तरह V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए लिख दें, V इज इक्वल टू आई एस एच इंटू आर एस एच लिखते हैं। शंट मोटर की पावर इक्वेशंस और टॉर्क एंड स्पीड की इक्वेशंस देखते हैं। देखें, जो टोटल इनपुट पावर होती है वो क्या होती है, कुछ मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही होती है, कुछ आर्मेचर के अंदर लॉसेस हो रहे होते हैं, कुछ क्या होता है फील्ड के अंदर लॉसेस हो रहे होते हैं। तो अगर टोटल पावर V इज इक्वल, P इज इक्वल टू V इंटू आई कह दें, मैकेनिकल पावर जो मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही थी वो, और आर्मेचर के लॉसेस क्या हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर ए आ जाएगा। इस तरह शंट फील्ड के लॉसेस क्या आ जाएंगे, आई स्क्वायर आर है तो आई एस एच शंट फील्ड की करंट, और शंट फील्ड की रेजिस्टेंस आई एस एच आर एस एच। इस तरह यहां आई ए आर ए आ जाए। ठीक है ना। अब वोल्टेज के लिहाज से इसकी इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा। अब देखें, इस R की वैल्यू निकालनी हो तो R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा, V टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है वो, और ओवर I क्या हो जाएगा ISH। R इज इक्वल टू V ओवर I, V ओवर ISH शंट फील्ड की करंट, शंट फील्ड के वोल्टेज डिवाइडेड बाय शंट फील्ड की करंट। R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। एक I और ये I स्क्वायर कट जाएगा और V एज इट इज सारा आ जाएगा। तो P इज आई स्क्वायर R की जगह क्या आ जाएगा, V इंटू आई एस एच। ठीक है, क्योंकि R को हमने लिख दिया R इज इक्वल टू V ओवर I, वोल्टेज एज इट इज रह गया, I के स्क्वायर के साथ एक करंट कट गई और एक करंट यहां पे आ गई। ठीक है, इसी को तरतीब से लिख दिया। P इज PM की वैल्यू निकाले, PM उधर चला जाएगा, VI में से माइनस हो जाएगा, VISH और माइनस आई स्क्वायर आर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ना, पीएम की वैल्यू निकाली है, ये भी उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो पहले हमने लिख दिया वी आई ये वाला माइनस आई एस एच ये वाला वी आई के साथ माइनस आई स्क्वायर आर है ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से वोल्टेज में कॉमन ले लिए तो आई माइनस आई एस एच रह गया। ठीक है, जो टोटल जो देखें टोटल करंट में से शंट फील्ड की करंट माइनस कर दें तो क्या रह जाती है, आर्मेचर की करंट। तो यहां पे आई ए इसी तरह लिख दिए, आई माइनस आई एस एच की जगह आई ए क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल करंट में से शंट फील्ड की करंट माइनस कर दे तो क्या आ जाती है, आर्मेचर की करंट। यहां आई स्क्वायर आर ए पहले ही है, दोनों में से आई ए कॉमन ले लिया, आई ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, V माइनस आई ए आर ये क्या चीज है, बैक ईएमएफ है, E की वैल्यू है। ऐसी है ना, बैक ईएमएफ मैंने आपको बताया था, वोल्टेज जो सप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू E प्लस आई ए आर ए, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है वो कुछ बैक ईएमएफ में जाए हो रहते हैं, कुछ आर्मेचर के अंदर रेजिस्टेंस ड्रॉप में होते हैं। तो अगर V माइनस आई ए आर ए लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, बैक ईएमएफ E के इक्वल। तो मैकेनिकल पावर किसके इक्वल था, मैकेनिकल पावर बैक ईएमएफ इनटू जो आर्मेचर करंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ये सारी मोटर्स में बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट का प्रोडक्ट ही होती है। इसी तरह अगर हमने इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई बाय आर्मेचर, जो आर्मेचर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जा रहे हैं वो अगर हमने फाइंड करने हो तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर है ना, V इज इक्वल टू E प्लस आई। इसी से देखें आपने यहां से निकाला, यहां से अगर आप E की वैल्यू निकालें तो V माइनस आई आर होगा। यहां पे हमने नहीं पुट किया था V माइनस आई आर की जगह क्या पुट कर दिया, E पुट कर दिया था। तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर है, दोनों तरफ आई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, आई ए ये आ गया, PM यहां पे आ गया और आई स्क्वायर आ। जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड टू द आर्मेचर ऑफ मोटर, जो इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर को सप्लाई की जा रही है
वो V इंटू आई ए P इज इक्वल टू V इंटू आई ए इज इक्वल टू PM प्लस आई स्क्वायर आर। टॉर्क की इक्वेशन होती है T इज इक्वल टू 0.159 PG डिवाइडेड बाय A इंटू फाइ डॉट आई। अब एक स्पेसिफिक मोटर के लिए पोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ पाथ्स ए भी कांस्टेंट होते हैं। चेंज हो रहा होता है उसके आर्मेचर करंट और फ्लक्स। तो यहां से हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लिया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू IA, यानी कि जितना फ्लक्स और करंट का प्रोडक्ट चेंज होगा उसी लिहाज से टॉर्क चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होता है फील्ड की करंट के लिहाज से, तो यहां पे फ्लक्स की जगह फील्ड की करंट IF लिख दिया। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इंटू IF, ठीक है, फील्ड की करंट और आर्मेचर की करंट के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसी तरह अगर हम स्पीड की इक्वेशन निकालें EB इज इक्वल टू N फाइ G डिवाइडेड बाय A, ठीक है, तो यहां से निकल आता है N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस IARA डिवाइडेड बाय IF, ठीक है। स्पीड जो है वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है और आर्मेचर करंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, उसके रेसिप्रोकल जा रही होती है। डीसी शंट मोटर की टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। स्पीड वर्सेस लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी ये टॉर्क वर्सेस लोड होना चाहिए था।